बारदोली का आपसी सत्याग्रह शुरू हुआ। यानी बारदोली का जो प्रथम सत्याग्रह था वो 1927 ईस्वी को शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसानों पर जो लगान की दर थी, तो खेती पर लगान लगता है, उसकी जो दर थी, वो परसेंटेज थी, वो बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। किसान मिलकर सभी वल्लभ भाई के पास गए। वल्लभ भाई ने कहा कि जोखिम उठाना हो तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। यदि जोखिम उठाना हो, वास्तव में खतरा भी हो सकता है, किसी भी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप सभी तैयार हैं तो मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, उनका विरोध करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हो गया। यानी उनके नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरह संगठित किया, एकत्रित किया, इकट्ठा किया, इस तरह से उन्हें समझाया कि लगान तो मिलना दूर रहा, अंग्रेज अफसरों को वहाँ पर भोजन, रिहायश जहाँ लोग रहते थे, रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, गांव वाले या शहर वाले जो लोग जहाँ रहते हैं या जहाँ उनका निवासी स्थान होता है उसे रिहायश कहते हैं। तो रिहायश और सवारी पर मिलना मुश्किल हो गया। यानी निवासी स्थान, उनको रहने का स्थान और सवारी मिलना भी दुर्लभ हो गया, बहुत कठिन हो गया। सरकार ने इसके विरोध में बहुत अत्याचार किया। सरकार ने इसका विरोध किया और किसानों पर बहुत अत्याचार किया। लेकिन गरीब किसानों के घरों के ताले फौज के द्वारा तोड़वा कर और सामान जब्त करके गरीब किसानों के घरों के ताले तोड़वा दिए और उनका जितना सामान था वो जब्त करवा लिया गया। उसे अपने अंदर अपने जितने प्रशासनिक अधिकारी थे, जितने कर्मचारी थे, उन सभी से कहा गया ताले तोड़ करके सामान को अपने कब्जे में कर लो। और कब्जे में करने के बाद उन्हें अपने पास रखवाने के लिए, माल गुजारी वसूल करने के लिए, अपने पास ले जाने के लिए कोशिश की गई। पर सरकारी खजाने में एक कौड़ी भी जमा नहीं हो पाई। लेकिन सरकारी खजाने में एक पैसा भी जमा नहीं हुआ। हजारों लोग जेल गए, हजारों की संख्या में लोग जेल में गए। उनकी गाय भैंसें तक जब्त कर ली गई। किसानों के पास गाय भैंस के अतिरिक्त जमीन के अतिरिक्त होता ही गया है, तो उनकी गाय भैंसें और उनका सारा सामान सब जब्त कर लिया गया। लेकिन पर उन्होंने सिर नहीं झुकाया। और जब उनके वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उन्हें समझा दिया गया था तो उन्होंने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा हम आपके टैक्स को, जो बढ़ी हुई दर है, उसको किसी भी तरह से लेने के लिए तैयार नहीं हैं और इसका हम विरोध करते हैं। इस अत्याचार का कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं। ऐसा उनके अंदर विचार आया कि लगान मिलना तो जो गांव में अंग्रेज अफसरों को भोजन, रिहायश मिलना मुश्किल हो गया। सरकारी खजाने में एक कौड़ी तक जमा नहीं हुई। हजारों लोग जेल गए, उनकी गाय भैंसें जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर नहीं झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था। क्योंकि मजदूर और किसान, गांव में रहने वाले लोग, तो उन्हें उठाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए न कोई सवारी मिलती थी और ना ही कोई मजदूर मिलता था जिस तरह से उन गाड़ियों पर लाद कर उन्हें अपने खजाने तक पहुंचाया जाए। तो ऐसी बहुत सारी कोशिश हुई, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। और जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी नहीं मिलता था। जब्त की गई जो जायदाद थी, जो संपत्ति थी, उसको नीलामी बोलने वाला, नीलामी में लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। नीलामी उसकी होती नहीं थी, तो पैसा कहाँ से आएगा? महीना तक ये रहा और महीनों तक ऐसी कंडीशन रही, ऐसी स्थिति बनी रही। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और अंततः सरकार को झुकना ही पड़ा। सन 1929 में लाहौर में पुरुष राज की मांग की गई। सन 1929 को लाहौर में पुरुष राज की मांग की गई।
सरकार ने इसे नहीं माना। सरकार ने इसे नहीं माना कि कोष राज्य हम आपको देंगे। सरकार ने इसका विरोध किया, नहीं माना। गांधी जी ने फिर सत्याग्रह का नारा दिया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और नारा दिया और 12 मार्च को फिर दांडी यात्रा शुरू कर दी। 12 मार्च को दांडी यात्रा, जो बहुत ही पॉपुलर यात्रा है, बहुत प्रसिद्ध यात्रा है गांधी जी की, वो यात्रा शुरू की। इसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह भी स्टार्ट किया। सत्य के लिए विनम्रता पूर्वक जो कार्य किया जाता है, सत्य है आपका, और सत्य भी अगर विनम्रता से होगा तो निश्चित ही लोग मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार आप कोशिश करेंगे, बार बार विनम्रता से अपनी बात को रखेंगे, निश्चित ही कितना भी अत्याचारी हो, लेकिन फिर भी उस बात को मानने के लिए तैयार हो ही जाता है। सरदार पटेल ने सत्याग्रह में भाग लिया। एक गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। 3 महीने की कैद बाई मुशक्कत 3 महीने की कैद दी गई और 500 रुपये का जुर्माना भी दिया गया। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 सप्ताह जेल में काटे। उन्होंने जुर्माना स्वीकार नहीं किया और 3 सप्ताह एक्स्ट्रा जेल काटी, यानी अतिरिक्त जेल। अगर जुर्माना नहीं दिया जाएगा तो निश्चित ही जेल की जो अवधि होती है, जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो बढ़ जाता है। और बढ़ करके उसी तरह से उन्होंने भी 500 रुपये न देने के एवज में 3 सप्ताह और जेल में रहना उचित समझा। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। अंग्रेज सरकार ने यह दावा जाहिर कर दिया कि हमारे साथ हमारा इंडिया भी इस युद्ध में शामिल है। इसका सर्वत्र विरोध हुआ, इसका सभी जगह विरोध हुआ। सभी नेताओं ने विरोध किया, सभी लोगों ने विरोध किया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम भारतवासी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सरदार पटेल ने 17 नवंबर सन 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, लेकिन उस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल में रहते समय उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होने की वजह से उन्हें 9 महीने बाद ही रिहा कर दिया गया और छोड़ दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त सन 1942 में भी फिर गिरफ्तार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में क्रमवार, सिलसिला कहते क्रम से उन्होंने आंदोलन किया। तो क्रमवार जब अगला क्रम आया कि भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने आरंभ किया, तो उन्हें अगस्त में 1942 में फिर गिरफ्तार कर दिया गया। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून सन 1945 को छोड़ दिया गया। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1947 को उन्हें फिर रिहा कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेज सरकार से वार्ताएं हुई, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जब अंग्रेज सरकार से वार्ताएं हुई, बार बार विचार विमर्श हुआ, तब सरदार पटेल ने भी इसमें भाग लिया। तो सरदार पटेल ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके कुछ महीने पहले गठित हुई अंतरिम सरकार में सरदार पटेल गृह व सूचना तथा प्रसारण विभाग के सदस्य बने और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और सरकार में सरदार पटेल को 2 पद मिले, गृह एवं सूचना प्रसारण विभागों के सदस्य बने। गृह एवं सूचना, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री का पद उन्हें दिया गया, उन्हें मिला, उसके वो सदस्य हुए। बाद में भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्होंने संभाला। भारतीय रियासतें जो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र के राजा थे, उन्हें रियासतें थी, तो उनका विभाग भी उन्हें मिला कि इन सभी को एकत्र करके, इकट्ठा करके एक सम्मिलित राष्ट्र बनाया जाए, सम्मिलित इंडिया को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए, उसका विभाग भी उन्हें दिया गया। उन्होंने संभाल लिया और फिर भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने, यानी उप प्रधानमंत्री भी पद उन्हें मिला। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे।
सरदार पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी थे, महान स्वतंत्रता के रक्षक थे। पर अब उन्होंने स्वयं को एक कुशल प्रशासक निश्चित किया, पर उन्होंने अब एक कुशल प्रशासक यानी प्रशासन चलाने वाला प्रशासक होता है, तो वो भी अपने आप को सिद्ध कर दिया। तो वाकई हम कोई भी काम हमें सौंप दिया जाएगा वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस काम को पूरा करेंगे। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं हैं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई समस्याएं आई। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से सभी समस्याओं पर काबू पा लिया। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से सभी समस्याओं पर काबू कर लिया गया, यानी सभी समस्याओं को हल कर दिया। जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देशी रियासतों का एकीकरण, यानी देशी रियासतों को इकट्ठा करना, एकीकरण करना, ये उनका प्रमुख कार्य था। इसके लिए इन्हें हमेशा याद किया जाता है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देशी रियासतों को आज़ादी दे गए। जब अंग्रेजों ने देखा कि अब हम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे तो वो छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने वहाँ की देशी रियासतें थी जो छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे टुकड़ों में वो लोग राजा बने हुए थे। अपने एरिया का कोई दूसरा राजा है, कुछ एरिया का दूसरा राजा, इस तरह से राजा थे। तो सभी वो अंग्रेज लोगों ने उनसे कहा कि आप सभी स्वतंत्र हैं, वे चाहें तो आज़ाद रह सकते हैं, चाहे तो भारत या पाकिस्तान में रहें, चाहे वो आज़ाद रहें या चाहे तो भारत या पाकिस्तान में रहें, उनके लिए स्वतंत्र है, वो चाहें वो कर सकते हैं। अंग्रेजों का विचार था कि ये रियासत देश की स्वतंत्रता के लिए नासूर का काम करेंगी। नासूर में ही होता है जो भाव कभी होता है। जो भाव होता है सभी रियासतें सभी नासूर का काम करेंगी और देश की स्वतंत्रता को ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रहने देंगी, ऐसा अंग्रेजों का विचार था। और भारत मजबूत नहीं हो सकेगा। सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिया। अपनी दृढ़ता और अपनी सूझबूझ से इस गंभीर समस्या को भी उन्होंने हल कर दिया और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर 600 रियासतों को भारतीय संघ का यानी भारत का अटूट अंग बनाकर स्वतंत्रता प्राप्त की। अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप प्रदान किया। भारत के मानचित्र को नवीन स्वरूप दिया। संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई। संपूर्ण भारत एक राष्ट्र के नाम से कहा गया, एक राष्ट्र बन गया।